हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आरती आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फर्स्ट है या चैप्टर फर्स्ट कह लीजिए। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा CFT। CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बच्चों ये थ्योरी बैथ और ब्लैक नाम के दो साइंटिस्ट ने दी थी 1942 में। तो इन्होंने बताया था कि जो मेटल और लिगेंड होते हैं उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें बीच में मेटल होता है और आसपास लिगेंड्स होते हैं। से दिया होता है बीच में मेटल होता है और आसपास लिगेंड्स होते हैं, ऐसे दिया होता है। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है। तो इसमें सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि जो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। ये प्योरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं जो मेटल और लिगेंड होते हैं। जब ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो इसमें जो मेटल होता है वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है और जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं या बेस कहते हैं। सबको पता होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसे लुईस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसे कहते हैं लुईस बेस। मेटल जो होता है इसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और लिगेंड उसके जस्ट अपोजिट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो इसमें हम सबसे पहले ये लिखेंगे, नोट्स लिखवा रही हूँ आप सभी के लिए, आप नोट करते चलिए साथ के साथ। और देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाइनटीन 1942 में इन दोनों साइंटिस्ट ने, बैथ और ब्लैक नाम के दो साइंटिस्ट ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी और उन्होंने बताया था जो सबसे पहली बात मैं आपको भी बता चुकी हूं, जो सबसे पहली बात थी इसमें, जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड होता है वो कैसा होता है। द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड is प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा होता है? प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, अभी हमने बताया जब ये प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है तो मेटल और लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं। इसमें से जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। In complex metal has the capacity to accept electron pair। मेटल की कैपेसिटी कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करने की। और जो एक्सेप्ट होता है वो कैसे वर्क करता है? वो वर्क करता है लुईस एसिड की तरह।
कैसे वर्क करता है? ल्यूइस एसिड की तरह। इसके जस्ट अपोजिट लिगेंड क्या करता है? सबसे इजी लैंग्वेज लिखवा रही हूँ नोट्स के लिए, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आएगी और इसको याद रखने में भी आपको बहुत आसानी होगी। लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है? मेटल को। मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और डोनेट करने के बाद जो लिगेंड होता है वो कैसा बन जाता है? एंड लिगेंड कैसा हो जाता है? लिगेंड लुईस बेस। लिगेंड विल बी लुईस बेस। लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके लुईस बेस बन जाता है। और एक चीज सबसे मेन बात इसमें एक ये देखो, लिगेंड जो होता है, जो हमारा लिगेंड होता है वो एनायनिक और न्यूट्रल भी हो सकता है। जो हमारा लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एनायनिक और न्यूट्रल भी हो सकता है। लिगेंड may be anionic और न्यूट्रल। लिगेंड कैसा हो सकता है? एनायनिक और न्यूट्रल स्पीशीज का। हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो डोनेट करेगा। मान लो अगर लिगेंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो डोनेट कैसे करेगा? लिगेंड जो मेटल होता है उसको तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की आदत होती है उसकी, तो वो जितने भी उसको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आसपास वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब लिगेंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो वो डोनेट कैसे करेगा? तो इसमें जो लिगेंड होता है आयनिक और न्यूट्रल स्पीशीज का होता है, हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके पास कम से कम एक फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लिगेंड के पास कम से कम एक फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो ये है स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स जिसमें बताया मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कैसी होती है, प्योरली आयनिक होती है। मेटल जो होता है वो कैसी कैपेसिटी रखता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। जो लिगेंड होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो इसमें ये 3 पॉइंट हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। आई होप आपने उन पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। अभी तक तो हमने पढ़ा है कि मेटल और लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट और डोनेट करते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है, मान लो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लेने की जगह ही नहीं है, उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन लेने की जगह ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए मेटल के पास क्या होना चाहिए? फ्री स्पेस होना चाहिए, फ्री ऑर्बिटल होना चाहिए। एम्प्टी ऑर्बिटल या फ्री ऑर्बिटल होना चाहिए मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। भाई मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स है, आपको उसमें आसपास से कुछ चीजें कलेक्ट करनी है और उसमें रखनी है। अब आपको उसमें रखने के लिए उस बॉक्स में जगह भी तो होनी चाहिए। अब मान लो आपका बॉक्स पूरा भरा हुआ है, उसमें जगह, उसमें आप और सामान भरे जा रहे हो तो उसमें से गिरेगा ही वो,
तो ऐसे ही मेटल को इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है, फोर्थ पॉइंट है जो हमारा वो है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बनाते टाइम मेटल विल प्रोवाइड एम्प्टी ऑर्बिटल टू लिगेंड। metal will provide empty orbital to ligand। अब मेटल जो था उसने तो उसको खाली स्पेस दे दिया, अब मेटल ने तो अपने लिए जगह छोड़ दी कि मुझे हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब लिगेंड का क्या काम है, लिगेंड का काम है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको मेटल को डोनेट करने का। लिगेंड को दे दिया, लिगेंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल, और किस में देगा, मेटल के वैलेंस शेल में देगा। अब देखो ये तो हो गई इतनी बात कि मेटल फ्री स्पेस देगा उसको, और जो लिगेंड होगा वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा मेटल को दे देगा। अब इसमें आगे की बात सुनो, ये मान लो हमारा मेटल है और ऐसे ही ये मान लो हमारा लिगेंड है। मेटल को मान लो ये वाला स्पेस उसने एम्प्टी कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स के लेने के लिए फ्री ऑर्बिटल प्रोवाइड करा दिया लिगेंड को। लिगेंड जो होगा अपने फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, तो ये मेटल को देने के लिए जब इसमें जाएगा तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को कर रहा है ये ओवरलैप, और ओवरलैप करेंगे जब मेटल और लिगेंड एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और एक्सेप्ट करके, तो ये क्या बनाते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें आगे देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए और अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन दीज ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल में या इन दीज ऑर्बिटल्स ऐसे लिख दो, देखो ऐसे देखो, और लिगेंड विल प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रोवाइड या donate free electrons to metal in these complex, in its valence shell or in these complex में देंगे and overlap them to form हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बेटा देखो ये तो बात हो गई कि कैसे देते हैं ये लिगेंड, डोनेट कैसे करते हैं और मेटल एक्सेप्ट कैसे करता है। अब देखो बच्चों, जब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। जो चार्जेस होते हैं वो जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे, मान लो पॉजिटिव है दोनों चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मान लो हमने एक पॉजिटिवली चार्ज ले लिया और ये एक नेगेटिवली चार्ज ले लिया, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। तो बेटा जो मेटल और लिगेंड की हमने बॉन्डिंग कराई है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे,
कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे? जब मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग कराई है हमने, तो मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स ही तो रिपेल करेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, when ligand will move towards metal, जब लिगेंड मेटल की तरफ मूव करता है बॉन्डिंग के लिए, किसके लिए? फॉर बॉन्डिंग, तब क्या होता है? तब then a repulsion force रिपल्सन फोर्स वर्क करता है किसके बीच? रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच। देन रिपल्सन फोर्स between the electrons of d subshell and the electrons of ligand। तब एक रिपल्सन फोर्स वर्क करता है, देन अ रिपल्सन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, देन अ रिपल्सन फोर्स वर्क्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी सबशेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड। तब इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या करता है? एक रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। अब एक बात बताओ, रिपल्सन फोर्स, जब मान लो हमने लिगेंड और मेटल, हम दोनों को एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक ला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये लिगेंड माना था हमने, ये क्या माना था? मेटल माना था। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज रखेंगे तो क्या होगा? रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा। जब रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा? इसमें से एक ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होगा? पलट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे देखो, जो बचपन में वो होती थी ना, छोटी छोटी मैग्नेट होती थी ओवल शेप में, उसके जब हम सेम पोल्स एक साइड लाते थे तो क्या होता था? उसमें से एक मैग्नेट स्प्लिट हो जाती थी, एक मैग्नेट स्प्लिट होके दूसरे कॉर्नर से जाके जुड़ जाती थी और वहां पर बॉन्डिंग बना लेती थी। सेम इसी में है, जब हम अपोजिट चार्ज वाले को, मतलब जिसमें रिपल्सन हो रहा है, उनको एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो उसमें से एक जो होगा वो स्प्लिट होगा और बॉन्डिंग बना लेगा। तो इसमें देखो आगे क्या लिखा जाएगा, इसमें आगे लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ repulsion force, the magnitude of repulsion force increases when ligand moves towards metal। क्या होता है? मेटल की तरफ बढ़ता है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स का जो डी सबशेल है वो क्या होता है? पलट जाता है। डी सबशेल स्प्लिट्स, डी सबशेल स्प्लिट होगा तो क्या होगा? डी सबशेल डीजेनरेट फॉर्म में होगा। splits and D subshell
exist in degenerate form, दिख रहा है? exist in degenerate form। देखो ये 2 पॉइंट हो गए, आप इन्हें नोट कर लीजिए और मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसमें क्या है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनाने के लिए जो मेटल होता है उसके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके पास? एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि लिगेंड जो है, लिगेंड डोनेट कर सके। क्या डोनेट कर सके? फ्री इलेक्ट्रॉन। किसको? मेटल को। और जब वो डोनेट करेगा तो क्या होगा? ओवरलैप। ओवरलैप करने के बाद क्या बनाएंगे ये? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। किसके बीच रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा? रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी सबशेल, डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच। जब हम दोनों को, लिगेंड और मेटल को क्लोज लाएंगे तो उनके बीच क्या उनके बीच रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा। रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उसमें से एक डी सबशेल क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट हो जाएगा तो वो क्या होगा? डीजेनरेट फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसका, इन दोनों पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं अब इस थ्योरी में आगे की तरफ। अब हमने बताया कि जो होता है डी सबशेल स्प्लिट हो जाता है। अब स्प्लिट होने के 2 मेन रीजन क्या है? एक तो रिपल्सन फोर्स है और दूसरा रीजन क्या है? लिगेंड की नेचर कैसी है। लिगेंड की नेचर कैसी है? जो स्प्लिटिंग होती है डी सबशेल की, 2 चीजों पे डिपेंड करती है। लिगेंड की नेचर कैसी है और मैग्नीट्यूड कैसा है रिपल्सन फोर्स का। आगे देखो, जो 6 पॉइंट है वो है कि लिगेंड की नेचर कैसी है और मैग्नीट्यूड कैसा है। डी सबशेल की जो स्प्लिटिंग होगी वो इस चीज पर डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल। डी सबशेल की स्प्लिटिंग जो वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन फोर्स। किस पर करती है? किस पर करती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन फोर्स। The magnitude of repulsion force and the nature of ligand, और लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर। जब इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसी होगी? अलग अलग होगी। भाई जब इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन फोर्स, मान लो किसी में तो मेटल और लिगेंड के बीच रिपल्सन फोर्स कम लग रहा है, किसी के बीच ज्यादा लग रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की नेचर किसी और तरह की है, दूसरे में दूसरी तरह की है, तो इससे क्या होगा? जो डी सबशेल की स्प्लिटिंग होगी वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट होगी। तो इस चीज की वजह से, ड्यू टू दिस पैटर्न, the splitting of d orbital, d subshell is different in different complexes। क्या होगी? अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग होंगी। अब देखो बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें मेनली 2-3 कॉम्प्लेक्स पढ़ने हैं। एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया,
एक स्क्वायर प्लेनर हो गया और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ये 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेन पढ़े जाएंगे। इसमें कौन से में कितनी स्प्लिटिंग होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सुने होंगे आपने, वीक फील्ड लिगेंड सुने होंगे, 12th में होते हैं ये सब। तो इनके बारे में हम ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम ये बताएंगे डी सबशेल जो होती है उसकी स्प्लिटिंग डिफरेंट होती है। किसमें होती है? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक चीज बताओ, ये लिगेंड, ये मेटल है, ये लिगेंड है। अब हम इनको क्लोज ला रहे हैं, इनका रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है। रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है तो डी ऑर्बिटल क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट होने के बाद क्या दे रहा है? ये एनर्जी गैप। इसमें गैप हो रहा है बीच में, ये देखो ये गैप हो रहा है बीच में। क्या हो रहा है? ये एनर्जी गैप हो रहा है इसमें। तो जब ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है तो ये एक एनर्जी गैप भी दिखाता है और उस एनर्जी गैप को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप। जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट होता है उसके बीच जो गैप होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप, और इसका दूसरा नाम आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी गैप। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी गैप। और इस एनर्जी गैप को एक सिंबल से शो करते हैं, वो सिंबल है डेल्टा। इस सिंबल से शो करते हैं एनर्जी गैप को जो डी ऑर्बिटल के स्प्लिट होने पे बनता है। और इसको एक तरीके से और मेजर कर सकते हैं, डी क्यू। ये एक अलग और उससे चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनके बीच रिलेशन भी होता है। जो ये होता है डेल्टा, वो इसका 10 टाइम्स होता है। क्या होता है? 10 टाइम्स। तो ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू 10 डी क्यू। ये एक अलग नया पैरामीटर है जिससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी गैप को। आप एनर्जी गैप इस चीज से निकाल सकते हैं कि किस ऑर्बिटल में और किस कॉम्प्लेक्स में कितना एनर्जी गैप दिया हुआ है। तो अब इसके बारे में लिखो। जो 7th पॉइंट है वो है कि एनर्जी गैप कैसे, क्या होता है एनर्जी गैप और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल, डी सबशेल स्प्लिट होने पे एनर्जी गैप क्रिएट होता है। एन एनर्जी गैप क्रिएट होता है, हैज बीन क्रिएटेड। क्या होता है? एनर्जी गैप क्रिएट होता है। अब एनर्जी गैप कैसे क्रिएट होता है? बिटवीन लो एनर्जी ऑर्बिटल और हाई एनर्जी ऑर्बिटल के बीच। अब लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, लो यहाँ पे एनर्जी 0 है, हाई पे हो गया लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। क्रिएटेड बिटवीन लो एनर्जी ऑर्बिटल एंड हाई एनर्जी ऑर्बिटल। और इसको क्या कहते हैं? इट इज नॉन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप। और कैसे बताते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी गैप।
और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको एक अलग तरीके से मेजर करते हैं अदर पैरामीटर पर। क्या होता है वो? डेल्टा क्यू। Can be measured by other parameters. अलग पैरामीटर क्या होगा? Which is represented by किससे रिप्रेजेंट किया था अभी? डी क्यू से। ये सफिक्स में है क्यू, और ये क्या होता है? एंड इट इज 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा, 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा। ये हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था अभी हमने? फॉर्मूला बताया था हमने इसका, डी क्यू इज इक्वल टू 10 डेल्टा। 10 टाइम्स होता है ना डेल्टा का। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ऊपर लिख देती हूं। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इनको नोट कर लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम इस थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या आता है? अब तक हमने बताया कि जो मेटल होता है वो एक्सेप्ट करता है, लिगेंड डोनेट करता है, के बीच रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। रिपल्सन फोर्स वर्क करता है तो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की। स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, रिपल्सन फोर्स के, और लिगेंड की नेचर पे डिपेंड करती है। और जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है तो उसमें क्या होता है? एक एनर्जी गैप क्रिएट होता है। एनर्जी गैप निकालने का एक फॉर्मूला है, डी क्यू इज इक्वल टू 10 डेल्टा। अब तक ये पढ़ा, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। अब एक कॉमन सी चीज बताओ, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है एक नेचर और शो करता है। वो नेचर कैसी होती है? कौन सी नेचर होती है? वो क्या है वो चीज जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होने पे शो करता है? वो चीज है नेचर। नेचर कैसी नेचर? कलर्ड नेचर। कॉम्प्लेक्स, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा तो कॉम्प्लेक्स कलर्ड नेचर ही तो दिखाएगा कि कलर कैसा है कौन से कॉम्प्लेक्स का। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो कलर नेचर के ऊपर है। क्या है? कलर नेचर, कि कलर नेचर कौन से ऑर्बिटल की, कौन से उसकी कैसी होती है। जब इलेक्ट्रॉन जो होता है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है, जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव करेंगे तो क्या दिखाएगा? वो कलर्ड नेचर दिखाएगा, और उसमें क्या होगा? एक डी डी ट्रांजिशन होगा, और डी डी ट्रांजिशन की वजह से ही हमें कलर्ड नेचर मिलती है कॉम्प्लेक्स की। क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ेगा तो इसमें जो क्या होगा, इनके बीच एनर्जी लेवल्स के बीच क्या होगा? डी डी ट्रांजिशन होगा। इनके बीच डी डी ट्रांजिशन होगा। डी डी ट्रांजिशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कलर्ड नेचर के लिए। डी डी ट्रांजिशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कलर्ड नेचर के लिए। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे, द कलर्ड नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स the colored nature of complex is explained
explained on the basis of क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT लिख लो शॉर्ट में. CFT की फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होता है इजीली मूव कर सकता है किसके बीच, लोअर एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल के बीच. easily move between lower energy level and higher energy level. लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल के बीच क्या करता है, इजीली मूव कर सकता है. और जब ये इजीली मूव करेगा तो क्या होगा, डीडी ट्रांजिशन होगा. एंड डीडी ट्रांजिशन डीडी ट्रांजिशन वर्क करेगा और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीडी ट्रांजिशन is responsible for colored nature of complex. ये हो गया 8 पॉइंट. आगे सुनिए 9 पॉइंट जो है इसका वो है नेचर. कैसी नेचर, बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर. सबको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर किसी भी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नेचर कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेचर होती है पैरामैग्नेटिक. और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होती है, डायामैग्नेटिक. कैसी होती है, डायामैग्नेटिक. किसके लिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए. नेक्स्ट पॉइंट यही है. से देखो जो नेचर होती बिहेवियर होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, depends on the number of unpaired electrons. If electrons are unpaired, then it is पैरामैग्नेटिक. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होती है नेचर, पैरामैग्नेटिक. और इसके जस्ट अपोजिट अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कैसी होती है नेचर, डायामैग्नेटिक.
ये हो गई दो चीजें। क्या हो गई कि कलर्ड नेचर कैसे शो करता है, किस वजह से शो करता है? कलर्ड नेचर शो करता है डीडी ट्रांजिशन की वजह से। किस वजह से शो करता है? डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड नेचर शो करता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया वो हो गया मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है? अगर इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो अनपेयर्ड हैं तो कैसा होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए पैरामैग्नेटिक होगा और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो बेटा आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लिगेंड होता है, नेचर, लिगेंड की नेचर कैसी होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, वीक फील्ड होती है, ये कैसी होती है, ये भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के उस पे बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप वो निकालते हो किसी भी उसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के उस पर वो करते हो, निकालते हो, कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? इनर ऑर्बिटल होता है, आउटर ऑर्बिटल होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ये सब भी उस पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। और ये दोनों चीज़ें हम कि लिगेंड जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड है, कि इन लोअर स्पिन है, हायर स्पिन है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आती हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड, ये जॉन टेलर इफेक्ट में पढ़ेंगे। कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, लोअर स्पिन है, हायर स्पिन है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप नोट कर लीजिए जो 10th पॉइंट है हमारा कि लिगेंड की नेचर, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होती है। नेचर ऑफ लिगेंड लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड, weak field, can be explained on the basis of crystal field theory, CFT। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी की गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी बारे में होगा कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी की गई है एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, formation of inner and outer orbital complex as well as क्या, लोअर स्पिन और हायर स्पिन। किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। तो बेटा जो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे? स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। किस चीज़ की? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, इनकी हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। और जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम क्या भी पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए गए हैं, उसमें आप उसे देखिएगा। उसमें
कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, ये सब उसमें दिए गए हैं। तो और अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी डाउट है अबाउट सिलेबस, अबाउट क्लासेस, तो आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पर हमारी आईडी है फिजिक्स गुरु इंडिया। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है। नॉर्मली जैसे व्हाट्सएप पे आईडी बनती है, ऐसे आईडी बनानी है उस पर, और आईडी बनाकर आपको सर्च बार में सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टा आईडी है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना होगा फिजिक्स गुरु इंडिया। इंडिया ज़रूर लगाना। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं, आप यहाँ से हमसे पूछ सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।